वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुरेश यादव बोरीवली मनपा स्कूल से विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों विज्ञान भाग 1 का पाठ नंबर 2 कार्य और ऊर्जा का पुनरावर्तन रिवीजन करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी यहाँ पे लेंगे। जैसे कि आपको मालूम है बच्चों, लेसन का नाम है कार्य और ऊर्जा। इस संसार में डेली लाइफ में हम लोग को कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कार्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्क और ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी मतलब कार्य और ऊर्जा के बीच में बहुत संबंध है। यदि आपको कार्य करना है तो आपकी ऊर्जा जो होती है, एक प्रकार से आपको अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना पड़ेगा, मतलब आपकी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं कुछ डायग्राम आकृतियां हम लोग देख रहे हैं बच्चों। उस डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति अपने कंधों पर कुछ बोझ लिए हुए है। वह बोझ एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जाता है। तो उस व्यक्ति को यह कार्य करने के लिए अपनी ऊर्जा देनी पड़ती है, मतलब अपनी ऊर्जा को नष्ट करना पड़ता है। उसी प्रकार आप दूसरी आकृति में देख रहे हैं एक औरत पिक्चर देख रही है या टीवी देख रही है। उसमें आप देख रहे होंगे वह टीवी तो देख रही है बच्चों, एक तरह से देखा जाती है यह भौतिक कार्य नहीं है, वह एक तरह से मानसिक कार्य है। लेकिन आज हम लोग भौतिक कार्य के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। एक आकृति में आप देख रहे हैं एक बच्चा कुछ हलचल कर रहा है। कुछ कोई भी हलचल करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा के द्वारा ही कार्य किया जाता है। जैसे आप देख रहे होगी औरत टीवी देख रही है और साथ में रिमोट के द्वारा टीवी के चैनल को बदल रही है। चैनल को बदलने के लिए भी बच्चों हम लोग अपने हाथ से बल लगा रहे हैं बटन के ऊपर, और बल लगाने के बाद उसमें कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है बच्चों? टीवी चालू हो जा रही है। तो कार्य करने के लिए बल भी बहुत जरूरी है। जब हम बल लगाएंगे तो विस्थापन होता है, मतलब दूरी तय की जाती है, तभी हम लोग कार्य की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों कार्य तो हम लोग बहुत देखे हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, डेली करते हैं। घर से स्कूल आते हैं, यह भी कार्य है। घर में स्कूल में हम लोग खाना खा रहे हैं, यह भी कार्य है। हम लोग अपने नोटबुक पर पेन से लिख रहे हैं, यह भी कार्य है। लेकिन कार्य की गणना किस प्रकार से करनी है, विज्ञान की भाषा में आज हम लोग उसे देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कार्य की परिभाषा। बच्चों परीक्षा में पूछता है कार्य की परिभाषा लिखो और कार्य का सूत्र विस्थापित करो या कार्य का सूत्र लिखो। तो आपको मालूम होगा किसी भी पिंड पर बल लगाने से बल की दिशा में इसका विस्थापन होता है
तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसे पूरा देखना, आपको परीक्षा में लिखना होगा। कार्य की परिभाषा क्या है? तो किसी पिंड पर प्रयुक्त बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यह परिभाषा है। उसी परिभाषा के आधार पे हम लोग अभी सूत्र भी देख सकते हैं बच्चों। सूत्र क्या लिखा हुआ है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। एक तरह से हम लोग गणितीय सूत्र देखते हैं तो कार्य को हम लोग बोलते हैं वर्क, इसीलिए तीसरे पॉइंट में लिखा है W। बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स, इसीलिए F। और विस्थापन का मतलब होता है एक तरह से दूरी या डिस्टेंस, इसे लेटर S के द्वारा दिखाया गया है। तो W बराबर F गुणे S, यह कार्य की सूत्र हो गया बच्चों। तो कार्य की परिभाषा और कार्य का सूत्र दोनों आपको याद रखने हैं। परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए आपको पूछता है, 1 मार्क्स परिभाषा के लिए और दूसरा नंबर जो है आपको सूत्र के लिए दिया जाता है। सभी विद्यार्थी याद रखिए। जैसे कि कोई भी कार्य कर रहे हैं बच्चों, जैसे हमारे सामने पेन है, पेन के ऊपर हम लोग हाथ से बल लगाते हैं बच्चों, तो पेन क्या होता है? अपना स्थान परिवर्तित कर देता है। जब स्थान परिवर्तित कर देता है तो जो दूरी तय की गई है उसे विस्थापन बोलते हैं। जो हाथ से हमने लगाया उसे बल बोलते हैं। तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं कार्य किया गया। आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए बैठे हैं, आपके सामने पेन होगा, अपने हाथ के द्वारा इसके ऊपर बल लगाओ। जैसे ही पेन के ऊपर आप बल लगाते हो, पेन क्या करता है? अपनी पोजीशन को बदल देता है। जब पोजीशन बदल जाती है बच्चों, मतलब दूरी तय की गई, मतलब कार्य हुआ। उसके विपरीत आप जहां पे बैठे हो, आपके पास कोई दीवार होगी। यदि हम लोग बच्चों दीवार के ऊपर बल लगाते हैं, अपने हाथ से लगाते हैं, अपने पैर से लगाते हैं, अपने सर से लगाते हैं, लेकिन जो दीवार है वह एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गई है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि जो विस्थापन है, विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन नहीं हुआ मतलब विस्थापन 0 है। जब विस्थापन 0 होगा तो 0 का गुणा कहीं भी करोगे तो जो आपका उत्तर आता है 0 आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कार्य नहीं किया गया। यदि हम लोग कहीं भी बल लगाते हैं तो विस्थापन होना चाहिए। यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो भौतिक दिशा में हम लोग बोल सकते हैं, विज्ञान की भाषा में, कार्य नहीं हुआ। तो यह 2 चीजें देखें बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं कुछ डायग्राम। इसके द्वारा हम लोग पता करेंगे कार्य हो रहा है कि नहीं, और कार्य हो रहा है तो कौन सी दिशा में हो रहा है। जैसे कि आप 3 आकृतियां देख रहे होंगे, अ, ब, क। अ आकृति में आप देख रहे हैं लड़की टेबल पे बैठी हुई है और वह कुछ करने का प्रयास कर रही है। वह आकृति में देख रहे होगी छोटी सी लड़की है, वह अपने खिलौने को अपने हाथों के द्वारा बल लगाकर खींच रही है। और क आकृति में आप देख रहे हैं कि जो बड़ी गाड़ी है वह छोटी गाड़ी को खींचकर ले जाते हुए आप देख रहे हैं। इस समय में बल और विस्थापन की दिशा समान नहीं होती है, अर्थात विस्थापन की दिशा में कुछ अंश कोण पर बल लगाया जाता है। ऐसे समय पे ये किए गए कार्य की गणना हम लोग करेंगे।
जैसे कि जो बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी को खींच रही है, यदि बड़ी गाड़ी इसको खींच रही है, दोनों की दिशा समान नहीं है, दोनों एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है वहां कुछ अंश का कोण पर बल लगाया गया है। जब कुछ अंश कोण पे बल लगाया गया है तो हम लोग कार्य की गणना किस प्रकार से करेंगे, अभी हम लोग यह देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे बच्चों, कुछ अंश कोण पर बल लगाया जाता है। यदि कोण पर बल लगाया गया तो कार्य में क्या परिवर्तन होता है उसे हम लोग देखते हैं। पहला आप देख रहे होंगे सारणी के अंदर, यदि जो कोण है वह 0 अंश का है, यदि कोण 0 अंश का होता है बच्चों, तो कार्य जो होता है वह बल गुणे विस्थापन मतलब W बराबर F गुणे S होता है। क्योंकि जो cos थीटा है, cos थीटा में यदि cos 0 लेते हैं तो cos 0 का मान 1 आता है। उसके विपरीत यदि जो बना हुआ विस्थापन और बल के बीच में कोण है 90 अंश का हो जाता है, तो cos 90 जो होता है वह 0 होता है। आपको आकृति में दिख रहा है, आपको टेबल में दिख रहा होगा। अब 0 का गुणा कहीं भी करोगे तो वहां 0 ही आता है। तो यदि दोनों के बीच में बनाया हुआ कोण, लगा हुआ कोण यदि 90 अंश का है तो जो कार्य होगा वह 0 होगा। यदि बच्चों बल और विस्थापन में लगाया हुआ कोण जो है 180 अंश का होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो cos 180 का जो मान होता है -1 होता है। तो कार्य W बराबर -FS हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। कार्य W बराबर F गुणे S होता है। यदि कोण 180 रहेगा तो कार्य जो दिशा होती है वह अलग हो जाती है। अभी हम लोग बच्चों कार्य के बारे में ही देख रहे हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बच्चों, कार्य बराबर सूत्र आपको मालूम होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। सभी विद्यार्थियों को सूत्र मालूम है। और जो कार्य की इकाई होती है बच्चों, कार्य की एसआई प्रणाली में इकाई जो होती है, 1 मिनट में आपको अभी पेन के माध्यम से सॉल्व आउट कर देता हूं तो आपको ज्यादा दिखेगा बच्चों। अभी ध्यान से देखिए, जो कार्य की एसआई प्रणाली में इकाई जो होती है बच्चों वह जूल होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा लाल अक्षरों में। आप सब ध्यान से देखिए, कार्य की एसआई प्रणाली में इकाई जूल होती है, एसआई प्रणाली में इकाई जूल होती है। और उसी कार्य की सीजीएस प्रणाली में इकाई अर्ग होती है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है बच्चों, कार्य की एसआई प्रणाली में इकाई जूल होती है और कार्य की सीजीएस प्रणाली में इकाई अर्ग होती है। अब हम लोग दोनों के बीच क्या संबंध है उसे देखते हैं बच्चों। अर्ग और इसके बीच क्या संबंध है उसको हम लोग देखने के लिए अब हम लोग आते हैं बच्चों। दोनों के बीच क्या संबंध है इसे हम लोग देखते हैं। अब कार्य की इकाई जूल होती है, एसआई इकाई, और कार्य की सीजीएस इकाई अर्ग होती है। अभी हम लोग जूल और अर्ग में संबंध देखेंगे। 1 जूल बराबर, जूल को जे से दिखाया जाता है, 10 घाते 7 अर्ग होता है बच्चों। यह सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। ये 3 बातें हमें याद रखनी है परीक्षा के लिए। कार्य की एसआई प्रणाली में इकाई जूल होती है, कार्य की सीजीएस प्रणाली में इकाई अर्ग होती है। और जूल और अर्ग में क्या संबंध है बच्चों, ध्यान दो। 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग होता है। इस पॉइंट को याद रखना है।
कभी कभी जोड़े मिलाओ में आता है, कभी खाली स्थान में आते हैं। यह 3 नंबर के लिए प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। कार्य की एसआई प्रणाली में इकाई, सीजीएस प्रणाली में इकाई और दोनों के बीच क्या संबंध है उसे लिखो। तो यह प्रश्न आपको 3 नंबर के लिए परीक्षा में आते हैं, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, आपको याद रखना है। बच्चों अभी आपने देखा कार्य के बारे में, अभी हम लोग देखेंगे बच्चों अगला हम लोग देखेंगे कार्य जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य और तीसरा जो होता है बच्चों वह शून्य कार्य है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है और शून्य कार्य क्या होता है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी है, उसे हम लोग धक्का दे रहे हैं। जिस दिशा में हम लोग धक्का देते हैं गाड़ी जो होती है उसी दिशा में आगे चली जाती है। आगे चली जाती है मतलब हम लोग बोल सकते हैं गाड़ी ने विस्थापन किया। हमने गाड़ी के ऊपर बल लगाया, बल लगाने के बाद उसी दिशा में विस्थापन हो गया, तो वह धनात्मक कार्य कहलाता है। उसके विपरीत बच्चों यदि हम लोग बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद विस्थापन जो होता है विपरीत दिशा में हो रहा है, मतलब यदि हम लोगों ने बल लगाया, बल लगाने के बाद जैसे कि यदि हम लोग हमारे पास कोई रबर है, रबर बैंड है, या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों स्प्रिंग है, यदि हम लोग खींचते हैं, आप देख रहे होंगे विस्थापन जो होता है तो पहले तो वह खींचते हैं लेकिन बल छोड़ते ही वह अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में चले जाता है। तो वहां पे ऐसे जो कार्य होते हैं उल्टा कार्य, उसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों एक तरह से वह ऋणात्मक कार्य हो गया। और दूसरा है बच्चों शून्य कार्य। जैसे कि मैं आपको अभी पहले बताया कि हम लोग ने बल तो लगा रहे हैं, दीवार को खिसकाने के लिए हम बल लगा रहे हैं, लेकिन दीवार जो होती है अपनी जगह से खिसक नहीं रही है। उसका मतलब होता है जो कार्य हमने किया है वह शून्य हो गया है, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है। तो हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को देख रहे थे। उसमें वो समझने के लिए बच्चों हम लोग एक और आकृति आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आकृति 1 में आप देख रहे होंगे, आकृति में आप देख रहे होंगे 3 टेबल है। तीनों टेबल के ऊपर कप रखा गया है। कप के निचले भाग में छिद्र किए गए हैं और उस छिद्र के द्वारा एक रस्सी को टाइट बांध दिया गया है। और रस्सी के दूसरे भाग को बच्चों आप देख रहे होंगे, रस्सी के दूसरे भाग को एक तरह से देखा जाए, रस्सी के दूसरे भाग को, ये आपका रस्सी का दूसरा भाग है। उसी से यहाँ भी देखो रस्सी का दूसरा भाग है, यहाँ भी देखो रस्सी का दूसरा भाग है। तो बच्चों यदि हम लोग रस्सी के दूसरे भाग पर कुछ बल लगाते हैं, बल रख देते हैं, वजन रख देते हैं, तो आप देखोगे कप सीधा चली आती है नीचे। इसका मतलब है यह धनात्मक कार्य है, बल लगाने पे कप नीचे चली आती है। लेकिन दूसरी आकृति में आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ हम लोग बल लगा रहे हैं, कप नीचे चले आता है, लेकिन कप को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ वजन रखा हुआ है। यह विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसीलिए यह ऋणात्मक कार्य है। और तीसरी आकृति में आप देख रहे हैं कि 2 तरफ आपको नट दिए गए, एक यहाँ पे नट दिया गया है बच्चों और दूसरा नट इस साइड दिया गया है, जो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। तो दूसरा नट दोनों तरफ यदि हम लोग वजन रखते हैं, समान वजन यदि हम लोग दोनों तरफ रखेंगे, तो जो कप होता है वह अपनी ही जगह पे रहेगा। यदि कप अपनी जगह पे रहेगा मतलब जो कार्य है वह शून्य कहलाता है। तो इस आकृति के द्वारा भी हम लोग बच्चों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को देखा। पहली आकृति में
धनात्मक कार्य हो गया। दूसरी आकृति में आप देखें कि कफ को रोकने के लिए कोई एक वस्तु रखी गई है जो विपरीत दिशा में कार्य कर रही है, वह ऋणात्मक कार्य हो गया। तीसरी आकृति में देखिए, दोनों तरफ वजन रखने से जो कफ है अपनी जगह पे ही रहता है, इसका मतलब यह होता है यह कार्य जो होता है इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो बच्चों, अभी हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य की गणना देखें। यदि परीक्षा में आया तो आपको 3 स्टेटमेंट बस लिखने हैं और समझाना है धनात्मक कार्य क्या होता है, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। और धनात्मक शून्य कार्य का मतलब होता है बल लगाने पर विस्थापन नहीं होता है, तो यह कार्य शून्य कहलाता है। अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। ये सब करने के लिए, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, उस कार्य को करते समय हमारी ऊर्जा जो होती है नष्ट होती है। तो अभी हम लोग देखते हैं ऊर्जा क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको दी गई है, ध्यान से देखना है। इसके बारे में हम लोग 4 चीजें देखेंगे बच्चों। चारों चीजों को दिमाग के अंदर बैठा के रखना है, आपको ध्यानपूर्वक बैठा के रखना है। पहला, ऊर्जा की परिभाषा हम लोग को देखनी है। पिंड के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, सबके कार्य करने की क्षमता अलग होती है, हर इंसान के कार्य करने की क्षमता अलग होती है, तो उनका कार्य भी बदलते रहता है। यदि परिभाषा पूछा जाता है तो आपको लिखना है पिंड के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरी चीज है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की एमकेएस प्रणाली में इकाई जो होती है वह जूल होती है और सीजीएस प्रणाली में इकाई अर्ग होती है। अभी आपने जूल और अर्ग के बीच में संबंध भी देखे। आपने जूल और अर्ग के बीच में क्या संबंध देखे बच्चों? 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग आपने देखा, जो आपको याद होने चाहिए। कभी भी खाली स्थान जोड़े मिलाओ सत्य सत्य में पूछ सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है ऊर्जा की एमकेएस प्रणाली में इकाई जूल है, सीजीएस प्रणाली में अर्ग है और दोनों के बीच में संबंध है 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग। और ऊर्जा एक अदिश भौतिक राशि है, आपको यह पॉइंट याद रखने हैं। तो आपने 4 पॉइंट देखा ऊर्जा के बारे में, परीक्षा में आपको पूछ सकता है ऊर्जा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आपको याद होना चाहिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। सत्य सत्य में पूछते हैं तो आप बता सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों। ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं और कार्य जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। उसी ऊर्जा के अलग अलग कार्य को हम लोग देखते हैं। ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार हैं, एक है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। आपको प्रश्न पूछेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, तो आपको दिमाग के अंदर याद रखने हैं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यह दोनों प्रकार आपको दिमाग के अंदर बैठा के रखने हैं। पहला हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा, इसके बाद देखेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा। दोनों के बीच में देखिए क्या संबंध है, हम लोग देखते हैं। कभी कभी दोनों के बीच में अंतर भी पूछे जाते हैं, तो आपको अंतर के लिए भी तैयार रहना है। कभी कभी आपको परिभाषा ही पूछी जाती है, परिभाषा आप यहाँ से ही लिख सकते हो, सूत्र भी आप यहाँ से लिख सकते हो और उदाहरण, तीनों चीजें यहाँ इसी टेबल में दिखाई दे रही होंगी आपको। गतिज ऊर्जा, जैसे कि बच्चों हम लोगों ने अपने हाथ से कोई गति किया मतलब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं स्कूल की तरफ, मतलब हम लोग गति कर रहे हैं। जब गति कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है। मान लिया हम लोग बैठे हुए हैं,
हम लोग गति नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वहां पे हमारे अंदर जो उस ऊर्जा समाविष्ट है, एक प्रकार से देखा जाए तो वह स्थितिज ऊर्जा है। तो आपके दो पोजीशन में बता, एक आप चल रहे हो स्कूल जाने के लिए, कौन सी ऊर्जा का आप हो गए बच्चों? गतिज ऊर्जा। और यदि आप बैठी हो टेबल पे, तो आपके अंदर जो समाविष्ट ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा है। अब हम लोग देखेंगे सूत्र बच्चों। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ½ mv² होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है mgh। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8, और h का मतलब होता है ऊंचाई। अभी हम लोग उदाहरण देखते हैं गति ऊर्जा। जैसे कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है तो वह गतिज ऊर्जा हो गई। अभी हम लोग देखते हैं बच्चों स्थितिज ऊर्जा। जैसे पानी बांध पर एकत्रित किया गया है और रुका हुआ है, पानी बह नहीं रहा है। यदि पानी बहता तो वह गतिज ऊर्जा होता। यहाँ पे बांध पर एकत्रित पानी दिखा रहा है बच्चों, पानी एकत्रित है, एकदम शांत है, तो इसके अंदर जो ऊर्जा होती है, समाविष्ट ऊर्जा है, वह स्थितिज ऊर्जा है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आप लोग तीनों पॉइंट याद रखना, पर दोनों की परिभाषा, दोनों का सूत्र और दोनों का उदाहरण। अभी हम लोग देखते हैं अगला जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, 2 नंबर के लिए बच्चों। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। तो जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है उसे लिखना है, वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम लिखोगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वह स्टेटमेंट है बच्चों। वाक्य जो है एक तरह से परिभाषा या सेंटेंस जो होते हैं वह सेम टू सेम होने चाहिए, आप एक्सप्लेनेशन बदल सकते हो। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम क्या है? ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। अक्षय रहती है का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है क्या मतलब बच्चों? वह बदलती नहीं है, हमेशा वही रहता है। तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है, और विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। यह आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं। उसको मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे कि आप लोग दिवाली का समय आ रहा है, आप लोग दिवाली के मौसम में, दिवाली के फेस्टिवल में पटाखे बजाते हैं। जब हम लोग बम बजाते हैं बच्चों, बम बजने के बाद में जो एक तरह से देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा है, उसका जो बम बजने के बाद में उस ऊर्जा का बड़े, यह ऊर्जा अलग अलग ऊर्जाओं में बढ़ जाती है। जैसे बम बजने के बाद आवाज आती है तो इसके अंदर ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा के साथ में बच्चों आप देखते होंगे बहुत सारे रसायन बाहर जाते हैं, तो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा भी है। बम फटते समय बच्चों आवाज भी आती है, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों साउंड एनर्जी भी है। साउंड एनर्जी आप देखते हो कि बम के समय प्रकाश भी बाहर निकलता है, तो वह प्रकाशी ऊर्जा भी आ जाती है इसी के अंदर। साथ में आप देखते हो कि चिंगारी निकलती है, मतलब गर्मी, मतलब ऊष्मा ऊर्जा भी इसके अंदर आ सकती है। तो बच्चों एक तरह से देखा जाए तो ऊर्जा जो होती है वह अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, मतलब उनका रूपांतरण हो जाता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। बस एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि आपके सामने दिया गया है विद्युत ऊर्जा,
विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से हम लोग घर में उपयोग करते हैं, यंत्र चलाते हैं, आपको मालूम है पंखा चलता है, डीजल गीजर चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम लोग हीटर में गर्मी पैदा करते हैं, ट्यूबलाइट के द्वारा प्रकाश पैदा करते हैं, स्पीकर के द्वारा हम लोग ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतर कर सकते हैं। तो साथ में हम लोग मोबाइल की को चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो कि एक तरह से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों, उसी विद्युत ऊर्जा को आप लोग आकृति में देख रहे होंगे, 5 भाग में विद्युत ऊर्जा को बांटा गया है। पांचों भाग को आप लोग, मैं आपको अभी स्पॉटलाइट के द्वारा दिखा देता हूँ। ये देखो, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा। मतलब यही ऊर्जा 5 भागों में बट गई है। जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बम के बारे में बताया, इसी प्रकार से यह विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, यह दिखाया गया है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा किस प्रकार से वह परिवर्तित होता है। अभी हम लोग देखते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति के बारे में बच्चों परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों, शक्ति की पहली परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर का मतलब होता है बच्चों समय। दर का मतलब क्या होता है? समय। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यह परिभाषा है, याद रखना। और हम लोग सूत्र जो होता है वह परिभाषा से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो शक्ति बराबर जो होता है कार्य बटे समय। दर का मतलब होता है बटे समय, तो सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब बच्चों हम लोग इसका गणितीय सूत्र देखेंगे। गणितीय सूत्र में बच्चों शक्ति का जो हम लोग बोलते हैं पावर, कार्य को हम लोग वर्क और समय को हम लोग टी टाइम बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है P बराबर W बटे टी। यह शक्ति का एक तरह से देखा जाए गणितीय सूत्र है। अब शक्ति की इकाई देखते हैं। शक्ति की एमकेएस प्रणाली में इकाई जूल प्रति सेकेंड है और सीजीएस प्रणाली में इकाई अर्घ प्रति सेकेंड है। और जो शक्ति है वह भी एक प्रकार से अदिश भौतिक राशि है। जिस प्रकार का आपने कार्य देखा उसी प्रकार शक्ति भी एक अदिश भौतिक राशि है। तो बच्चों आपने 4 पॉइंट देखा। पहला परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरा आपने सूत्र देखा T बराबर W बटे टी। तीसरा आपने कार्य की एमकेएस इकाई जूल प्रति सेकेंड और कार्य की सीजीएस इकाई अर्घ प्रति सेकेंड होती है, आपने उसको देखा। चौथा पॉइंट आपने शक्ति अदिश भौतिक राशि है, उसको देखा। अभी हम लोग 5वां और अंतिम पॉइंट देखते हैं बच्चों। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यह प्रश्न आपको खालिस्तान जोड़े मिलाओ सत्य में पूछा जाता है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो बच्चों यह जो लेसन था वह कार्य और शक्ति, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो आपने अभी देखा बल, कार्य, शक्ति। अब ये सब के ऊपर बच्चों कभी कभी गणितीय सवाल भी आते हैं। हम लोग एक गणितीय सवाल को देखते हैं। उस गणितीय सवाल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा बच्चों कि मैंने अभी बताया, यदि हम लोग बल लगा रहे हैं, बल लगाने के बाद विस्थापन नहीं हो रहा है, बल प्रयोग करने पे विस्थापन नहीं होता है, तो भौतिक दृष्टि से हम लोग बोल सकते हैं हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वह 0 है। बल लगाने के बाद जब विस्थापन होता है तो उस कार्य की हम लोग गणना कर सकते हैं सूत्र के द्वारा। जैसे कि मैं एक सवाल आपको सामने दिखा रहा हूं, उस सवाल को आप लोग विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी देखते रहिए। मैं आपको हाइलाइटर पेन के द्वारा शो आउट करता हूं। एक मिनट बच्चों।
तो बच्चों आज हम लोग कार्य ऊर्जा के बारे में देखें। आपने यह देखा कि बल लगाने के बाद यदि विस्थापन होता है तो कार्य होता है, यदि बल लगाने के बाद विस्थापन नहीं होता है तो भौतिक दिशा में वह कार्य नहीं होता है। आपने बल और कार्य की इकाई भी देखा, साथ में आपने दोनों के बीच में क्या संबंध है उसे भी देखा, साथ में आपने आज शक्ति के बारे में देखा जिसे हम लोग पावर बोलते हैं। पावर बराबर वर्क बटे समय, कार्य बटे समय। उस दोनों की गणना किस प्रकार से करनी है उसके लिए आपने सूत्र भी देखे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लेक्चर।